ओके सो हेलो एवरीवन। एमपी पॉलिटी की सीरीज के अंतर्गत हमने पिछले अपने सेशन में मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के बारे में पढ़ा। मध्य प्रदेश के गवर्नर्स के बारे में हमने काफी डिटेल पढ़ा और एक बार फिर से मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के जितने भी अभी तक विधानसभा स्पीकर हुए हैं उन सभी के बारे में आपको मैंने डिटेल करने का बोला था। आई होप आप सभी लोगों ने अपना वो वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन सभी से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे ही टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस अकेले एक सेशन में हम मध्य प्रदेश के सारे ही चीफ मिनिस्टर्स के टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की। लेकिन इसके पहले एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं कि आखिर संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। यानी कि हमें ये तो पता चल गया था कि मध्य प्रदेश के अंदर कितने विधायक हो सकते हैं, एमएलए कितने हो सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा सीट कितनी है, 230 सीट्स है। कितनी रिजर्व है एससी और एसटी के लिए वो भी आपने देख लिया। अब एक बार फटाफट से हम पार्लियामेंट के अंदर मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। यानी कि संसद में मध्य प्रदेश के अंदर आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं, 2 हाउस है। एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। राज्यसभा जिसे उच्च सदन के नाम से जानते हैं और लोकसभा जिसे हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर राज्यसभा की तो आप सभी को पता होगा ऐसे तो, लेकिन नहीं पता तो याद कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। कितनी हैं? 11 सीटें हैं। यानी राज्यसभा के लिए कितने मेंबर्स जाते हैं मध्य प्रदेश से? 11 मेंबर्स जाते हैं। अब राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनके कैसे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, कितने, हालांकि इलेक्शन क्या, वो रिटायर होते हैं, एक टाइम के बाद वो रिटायर होते हैं, उनकी जगह पे फिर नए आते हैं। तो आपको एक काम करना है, ऐसे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राज्यसभा की सारी बातें पढ़ोगे, यहां मैं नहीं बोलूंगी कि आप इतना ज्यादा डिटेल में जाओ। बस आपको एक काम करना है, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, एग्जाम देने जाने के कुछ टाइम पहले आप क्या करोगे, राज्यसभा सीट जो है उसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन है ना। जैसे अभी बात की जाए तो चलिए मैं नहीं बोलूंगी, अगर मैं बोलूंगी तो फिर बच्चों को लगेगा कि मैम एग्जाम टाइम पर अगर वो जाएंगे तो उन्हें यही लगेगा कि मैम ने जो बताया था वही सही है। हो सकता है चेंज हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। ठीक है, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो अपडेट करके जाएंगे कि राज्यसभा में मध्य प्रदेश के कौन कौन से मेंबर्स हैं। अभी फिलहाल 11 सदस्य होंगे, 11 के नाम याद कर लेना है क्योंकि ऑप्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? आपने पढ़ा है मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है? 230 मेंबर्स हैं विधानसभा के अंदर, यानी 230 हमारे यहाँ विधायक होते हैं, इसे याद रखिएगा, एमएलए होते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की, जो कि संसद का निम्न सदन माना जाता है। लोकसभा की कितनी सीट है मध्य प्रदेश के अंदर? तो बेटा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। कितनी? 29 सीटें हैं। लोकसभा, आपने सुना होगा जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हलचल रहती है। और आपने सुना होगा सांसद वर्ड सुना होगा, तो जो सांसद लोग होते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आपको 29 सांसद मिलेंगे, तो ये 29 सांसद कौन होते हैं? ये लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, जो एमएलए होते हैं ये विधानसभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो 230 एमएलए के इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ, 29 लोकसभा सीटों के लिए इलेक्शन होते हैं। जब प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन होता है तब लोकसभा का इलेक्शन उसे ही बोलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटों के लिए लोकसभा का इलेक्शन होता है। अब ये जो 29 सीटें हैं, 29 सीट्स हैं, है ना, इन सीटों में जनरल कैंडिडेट्स के लिए 19 सीट्स रिजर्व नहीं की गई है, मतलब ओपन जो सीट है वो 19 है। ठीक है, एससी के लिए 4 हैं और एसटी के लिए 6 है। ये नंबर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एससी के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है लोकसभा के अंदर मध्य प्रदेश से? तो 4 और एसटी के लिए 6। वहीं विधानसभा की बात की जाए तो आपने पढ़ा था कि विधानसभा के अंदर 35 जो सीट्स हैं वो एससी के लिए रिजर्व है और 47 जो सीट्स हैं वो एसटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इतनी चीजें आप याद रखिएगा। तो संसद में मध्य प्रदेश की ये स्थिति है। मध्य प्रदेश से 29 सांसद चुने जाते हैं क्योंकि 29 लोकसभा की सीट है, जहां पर
पर 4 SC के होंगे और 6 ST के होंगे। ये कंपलसरी है क्योंकि रिजर्व है ना, रिजर्व है तो उनके अलावा कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब चलो आ जाओ मध्य प्रदेश में कार्यपालिका की बात करेंगे, एग्जीक्यूटिव इन मध्य प्रदेश देखेंगे और इसी के अंदर हम देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्रियों का टॉपिक। तो चलिए आ जाइए, मैंने लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, जो नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम गवर्नर के नाम से जानते हैं। नाम मात्र का कार्यपालिका, जैसे आप जब सेंट्रल लेवल में जाओगे तो नाम मात्र का कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है, लेकिन असली पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। अगर मान के चलो कि अगर कोई कानून है, ठीक है, उस कानून में अगर लोकसभा राज्यसभा में पास हो गया है तो लास्ट में राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है और मोस्टली राष्ट्रपति सिग्नेचर कर भी देते हैं, है ना। तो कहते हैं ना कि नाम मात्र की शक्ति है उनके पास। ऐसे तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है, लेकिन फिर भी नाम मात्र की शक्ति होती है। असली पावर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती है। इसी तरह से मध्य प्रदेश या किसी भी राज्य के अंदर जब जाओगे तो राष्ट्रपति की जो सेंट्रल लेवल पर उनकी पावर होती है, लगभग वही पावर यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका जैसा पावर राज्यपाल के पास होता है किसी भी राज्य के अंदर। और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है, वो होती है उस स्टेट के मुख्यमंत्री के पास या उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में आप सभी लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। गवर्नर के बारे में आप सभी लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हम पढ़ते हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में और फिर एक एक करके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स की जो लिस्ट है वो हम रेडी करेंगे। तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 163, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए, राज्यपाल को किसी भी स्टेट के गवर्नर को एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए कौन होगा? एक मंत्री परिषद होगी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 163 देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस द गवर्नर। गवर्नर को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, अर्थात मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो संविधान का, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 163। देखो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं बता रही हूँ, पर्टिकुलर उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है मैं वही बता रही हूं, ठीक है। अगर डिटेल जाना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आप अच्छी तरीके से चीजों को जानोगे। फिर एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 164, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 164। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति, जो मुख्यमंत्री होता है किसी भी राज्य का, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसका अपॉइंटमेंट, उसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। हमें ये तो पता है कि नाम मात्र का कार्यपालिका का जो पावर है वो राज्यपाल के पास है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 164 कहता है कि जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री कौन बनता है इसके लिए आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो बहुमत प्राप्त दल का जो सबसे बड़ा नेता होता है वही मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है। तो 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और 164 कहता है आर्टिकल कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट गवर्नर करेगा, गवर्नर के द्वारा की जाएगी मुख्यमंत्री की नियुक्ति। और जो अन्य मंत्री होंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? करेगा तो गवर्नर ही, लेकिन किससे एडवाइस लेगा, किससे सलाह लेगा? तो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर से सलाह लेगा। ये कहता है आर्टिकल 164। कई बार एमपी के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे अभी मैंने रिसेंट में कुछ पेपर हुए थे उसमें मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चन देखे थे, आपके अनुच्छेदों से भी आए हैं और संशोधनों से भी आए हैं जो कि राज्य की कार्यपालिका विधायिका से रिलेटेड थे। तो यहाँ पर कुछ चीजों पर आप यहाँ पर नजर बनाकर रखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब आपको पता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 164 के तहत, ठीक है। तो अब देखो मध्य प्रदेश में कौन कौन मुख्यमंत्री होते हैं, और ये जो चर्चा है हम स्टार्ट करेंगे 1 नवंबर 1956 से, यानी जिस दिन से हमारा मध्य प्रदेश बना, जिस दिन से हमारा मध्य प्रदेश बना
ठीक है, हम तब से चर्चा शुरू करेंगे, यानी तब से लेकर के आज तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर कौन कौन से व्यक्ति, कौन कौन से जो लोग हैं वो सुशोभित होते हैं और कितने मुख्यमंत्री आज तक बने और किसके बारे में क्या विशेष तथ्य है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जिस दिन हमारा मध्य प्रदेश बना, हालांकि जब आपने फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश का टॉपिक देखा था उसमें आपने पढ़ा था कि भाई जब मध्य प्रदेश नहीं बना था उसके पहले जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जाते हैं तो जो आपका सीपी और बरार वाला हिस्सा था उसे पार्ट ए में शामिल किया जाता है, कुछ याद आया। और उस पार्ट ए के जो सीएम बनाए जाते हैं वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और वहीं पर हमने पढ़ा था कि ये वही पंडित रविशंकर शुक्ल हैं जो कि मध्य प्रदेश बनने के बाद भी मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो ये वही पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, है ना। यानी कि कुल मिला के अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए तो आप आराम से बता सकते हो कि मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है पंडित रविशंकर शुक्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला फैक्ट तो आप यही याद कर लो कि मध्य प्रदेश के पहले सीएम, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, कब से कब तक ये रहे थे, तो याद रखिएगा 1956 में मध्य प्रदेश बनता है, ठीक है। तो 1 नवंबर 1956 से लेकर के 31 दिसंबर 1956 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहे थे। 1 नवंबर 1956 से लेकर 31 दिसंबर 1956 तक ये मध्य प्रदेश के क्या रहे थे, सीएम रहे थे। और मध्य प्रदेश के पहले सीएम तो ये रहे ही थे। अब चूंकि ये पहले सीएम है मध्य प्रदेश के, तो इनका जन्म कहां पर हुआ ये भी आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है जहां पर हालांकि वो जिला कई कारणों से प्रसिद्ध है, ठीक है, और उस जिले का नाम है सागर, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है सागर। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में ये जन्मे थे और मध्य प्रदेश के ये ऐसे पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिनकी इनके पद पर रहने के दौरान ही मौत हो गई थी, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के ऐसे पहले सीएम का नाम बताइए जिनकी मृत्यु इनके पद पर रहते ही हो गई थी। तो ये एक ऐसे सीएम है, ये मध्य प्रदेश के ऐसे प्रथम सीएम हैं जिनकी मृत्यु पद पर हो गई, जिनकी मृत्यु पद पर हो गई। अब मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ऑलरेडी, एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे मैंने गवर्नर वाले टॉपिक में एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लगभग वैसे ही क्वेश्चन सीएम से भी पूछे जाते हैं कि पहले ऐसे सीएम का नाम बताइए जो कि गैर कांग्रेसी सीएम थे, ऐसे सीएम का नाम बताइए जिनके टाइम पर भोपाल गैस कांड हुआ, ऐसे सीएम का नाम बताइए जिनके टाइम पर बाबरी मस्जिद विध्वंस वाला जो घटना था वो हुआ, ऐसे सीएम का नाम बताइए जिनके टाइम पर इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई, ऐसे सीएम का नाम बताइए, है ना, जिनके टाइम पर मध्य प्रदेश में फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है, वो लगाया गया। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम यहाँ पर जो कह सकते हैं कि ध्यान रखेंगे ना चीजों का, वो इन्हीं फैक्ट पर रखेंगे ताकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। उसके बाद देखो 1956 इनकी पद पर रहते ही मृत्यु हो गई। 31 दिसंबर 1956 तक ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और चूंकि इनकी डेथ हो गई थी इस टाइम, अब 31 दिसंबर 1956 मतलब 1956 खत्म, 1957 में ही नए सीएम बनाए जाएंगे। तो जो नए सीएम बनते हैं उनका नाम था भगवंत राव मंडलोई, ठीक है। जो नए सीएम बनते हैं उनका नाम था भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राव मंडलोई 1957 में मध्य प्रदेश के सीएम बनाए जाते हैं। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने 2 बार 3 बार, इनफैक्ट मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने 4 बार मुख्यमंत्री के पद को प्राप्त किया है। तो मध्य प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री जो कि 2 बार अपने जीवन में 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम बने थे, तो वो हैं भगवंत राव मंडलोई। ऐसे क्वेश्चन भी याद रखिएगा। तो भगवंत राव मंडलोई ऐसे सीएम है मध्य प्रदेश के जो कि 2 बार
मध्य प्रदेश के सीएम रहे, पहले ऐसे सीएम है ना। ऐसा नहीं है कि इनके बाद 2 बार नहीं रहे या 3 बार नहीं रहे, ये पहले ऐसे सीएम थे जो कि 2 बार रहे हैं। एक बार 1957 में रहे थे और फिर उसके बाद कुछ ही टाइम ये रहे थे, फिर इनके बाद नए सीएम आते हैं मध्य प्रदेश के, और देन एक बार फिर से 1962 में जब भारत चाइना वॉर हुआ था ये सीएम बनाए जाते हैं, और 1963 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ये जो इमेज है ये पंडित रविशंकर शुक्ल जी की है, और ये जो इमेज है ये भगवंत राव मंडलोई जी की है। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो 2 बार ये मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं। इनका जन्म निमाड़ में हुआ था। निमाड़ यानी कि आज का जो खंडवा है, आज का जो खंडवा है वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और सबसे जो खास बात आपको याद रखनी है वो ये है कि 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1970 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो मध्य प्रदेश के इस फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि मध्य प्रदेश के ऐसे पहले सीएम, मध्य प्रदेश के ऐसे पहले सीएम जो 2 बार सीएम बने, 2 बार सीएम बने। नाम क्या है? भगवंत राव मंडलोई। तो पहले सीएम, आपको सीएम की तो पूरी एक लिस्ट मुंह जवानी याद होनी चाहिए। ट्राई कीजिएगा कि इनका जो कार्यकाल है वो भी याद रखो। तो पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल, दूसरे सीएम भगवंत राव मंडलोई। भगवंत राव मंडलोई 1957 में मध्य प्रदेश के सीएम बनाए जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद फिर ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और वापस से 1962 में ये सीएम बनाए जाते हैं। ठीक है, अब मतलब इसके बीच में समय बचा है। भगवंत राव मंडलोई 1957 में इस्तीफा देते हैं, है ना। उसके बाद से लेकर के 1962 तक जो समय बचता है उस बीच में भी कोई ना कोई सीएम बना होगा। तो इस बीच में यानी 1957 से लेकर 1962 के बीच में आते हैं कैलाश नाथ काटजू। ठीक है, तो जो तीसरे सीएम कहेंगे, यहां पर मैं कार्यकाल बता रही हूं, पूरी एक लिस्ट की कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना, उसके बाद कौन बना। कुछ ऐसे सीएम है जैसे पटवा साहब को ले लो, है ना, श्यामाचरण शुक्ल को ले लो, पहले वो आते हैं फिर दूसरे आते हैं फिर वापस से वो आ जाते हैं। ये पूरी लिस्ट ही आपका काम है। ठीक है, बना लेना, यहाँ पर मैं आपको डिटेल बता रही हूँ। अब इससे खोज के थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी होगी। बाकी अगर इस वीडियो में इस सेशन में टाइम मिला तो मैं आपको खुद ही वो लिस्ट बता दूंगी, लेकिन ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने बताया, पहले पंडित रविशंकर शुक्ल आए तो साइड में लिख लो, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? भगवंत राव मंडलोई आते हैं, फिर तीसरे नंबर पर कैलाशनाथ काटजू आए, और फिर से 1962 में भगवंत राव मंडलोई। तो पंडित रविशंकर शुक्ल, उसके बाद देख लो भगवंत राव मंडलोई, फिर कैलाशनाथ काटजू, फिर भगवंत राव मंडलोई, फिर 1963 में नए सीएम बनते हैं, है ना। मैं इस तरह से लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए बोल रही हूँ। तो चलो फिलहाल कैलाशनाथ काटजू जी के विषय में पढ़ते हैं। तो ये है कैलाशनाथ काटजू। नंबरिंग में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये तीसरे, चौथे, पांचवे, तीसरे, चौथे और पांचवे। ठीक है, तो कैलाशनाथ काटजू, अब इनका कार्यकाल आप सभी को पता है कि ये कब बने होंगे। ऑफ कोर्स 1957 में बने, जब आपके भगवंत राव मंडलोई, उनके बाद में ये जो है मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं। 1957 से लेकर के 1962 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। एक ही बार बने 1962 तक, और 1962 में एक बार फिर से भगवंत राव मंडलोई। तो ये लिस्ट याद रखिएगा, लिस्ट का मतलब है क्रम याद रखिएगा, किसके बाद कौन बना, फिर वापस से बनते हैं, है ना। इस तरह से आपको वो क्रम याद रखना है। यहाँ पर तो मैं आपको काफी डिटेल बताऊंगी। तो बात करें कैलाशनाथ काटजू जी की, तो सबसे पहली बात, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश के रतलाम में। कहां पर? मध्य प्रदेश के रतलाम में। लेकिन ये रतलाम से थे नहीं, ये मेन कश्मीर के नेता थे, कश्मीरी मूल के नेता माने जाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के ऐसे सीएम का नाम बताइए जो कि कश्मीरी मूल के थे, ओरिजिन जिनका कश्मीर था। तो कैलाशनाथ काटजू, याद रखिएगा, ये कश्मीरी मूल के नेता थे।
कश्मीरी मूल के लीडर थे, कश्मीरी मूल के ये एक नेता थे, लेकिन जन्म मध्य प्रदेश के अंदर ही हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश के रतलाम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसके अलावा पेशे से ये एक वकील थे, बहुत फेमस लॉयर हुआ करते थे, बहुत फेमस एक वकील हुआ करते थे। तो इनका पेशा क्या था? ये एक वकील थे, और वकील होने के नाते ही क्या थे? ये लॉयर थे, ये एक वकील थे, और वकील होने के नाते ही इन्होंने आईएनए फौजियों की तरफ से लाल किला मुकदमा लड़ा था। हिस्ट्री में आप सभी लोगों ने लाल किला मुकदमा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार जाकर देख लीजिए। आईएनए फौजियों की तरफ से इन्होंने ये मुकदमा लड़ा था। तो आईएनए फौजियों की तरफ से, आईएनए फौजियों की ओर से लाल किला मुकदमा लड़ा। क्यों? क्योंकि ये एक वकील थे, है ना। ये हो गया। अगला फैक्ट ये है कि कैलाश नाथ काटजू जो है ये अपने टाइम पर, यानी कि जिस समय ये कहीं ना कहीं लीडर हुआ करते थे, अपने टाइम पर ये उत्तर प्रदेश में भी मंत्री बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश में कानून मंत्री बने थे ये। तो यूपी में लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें कानून की काफी अच्छी समझ थी, तो कानून मंत्री ये बनाए गए थे। साथ ही साथ ओडिशा के और वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी बने थे ये अपने मतलब जीवन काल में। ओडिशा, पहले उड़ीसा के नाम से जानते थे, अभी ओडिशा के नाम से जानते हैं, और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी ये क्या किए गए? बनाए गए थे अपने काल में। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि पहले ऐसे मध्य प्रदेश के सीएम थे जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं थे। आपने पंडित रविशंकर शुक्ल को देखा, मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे। भगवंत राव बंडलोई को देखा, वो भी मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे। लेकिन कैलाश नाथ काटजू जी का जन्म तो रतलाम में हुआ था, लेकिन ये कश्मीरी मूल के नेता थे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऐसे सीएम का नाम बताइए, पहले ऐसे सीएम का नाम बताइए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं थे। तो ये ऐसे पहले सीएम थे, पहले सीएम जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं थे। साथ ही साथ आप सभी लोगों ने भोपाल की बिड़ला मंदिर देखा होगा, नहीं देखा तो सुना तो जरूर होगा, बहुत सुंदर मंदिर है। उस मंदिर की आधारशिला इन्होंने ही रखी थी। तो आप नोट डाउन कर लेंगे एक और फैक्ट कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिड़ला मंदिर भोपाल की बिड़ला मंदिर की नींव कैलाश नाथ काटजू ने ही रखी थी। ठीक है, फिर आपको पता है 1957 से 1962 तक ये रहते हैं, और 1962 में मध्य प्रदेश के एक बार फिर से भगवंत राव मंडलोई सीएम बनाए जाते हैं, और 1962 से लेकर के 1963 तक भगवंत राव मंडलोई रहते हैं, और 1963-64 में मध्य प्रदेश के जो अगले सीएम बनाए जाते हैं, है ना, जिन्हें हम राजनीति का पंडित या राजनीति के चाणक्य कहते हैं, है ना, जिनका राजनीति में देखा जाए, लेखन के क्षेत्र में देखा जाए तो बड़ा नाम है, बड़े फेमस ये एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। केवल 19 साल की अवस्था में, केवल 19 साल के थे तभी ये पहली बार जेल चले गए थे। उनका नाम है पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, जिसे हम डीपी मिश्र के नाम से भी जानते हैं। तो 1963 से लेकर के 1967 तक मध्य प्रदेश के जो अगले चीफ मिनिस्टर बनते हैं उनका नाम था पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। इनका पॉलिटिक्स के अंदर बहुत फेमस एक पर्सनालिटी है कह सकते हैं। इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1963 से लेकर 1967 तक पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जो है ये आपके
मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं और ये मध्य प्रदेश में नहीं जन्मे थे, एक ही बार मध्य प्रदेश के सीएम बनते, मध्य प्रदेश में जन्मे नहीं थे, जन्म इनका यूपी में हुआ था, उन्नाव में, है ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म हुआ था इनका जन्म हुआ था उन्नाव में। और उन्नाव कहां पर है, उन्नाव है यूपी में, उन्नाव है यूपी में। तो अभी तक आपने देखा पंडित रविशंकर शुक्ल सागर में जन्मे, आपके भगवंत राव मंडलोई खंडवा में जन्मे, कैलाश नाथ काटजू भले ही मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं थे लेकिन फिर भी रतलाम में जन्म हुआ। यानी कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, ठीक है, जो डीपी मिश्रा जी हैं, ये ऐसे पहले सीएम हैं मध्य प्रदेश के जो कि मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे थे। और कहां पर, मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जन्मे थे। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम फर्स्ट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश हु, जो मध्य प्रदेश के पहले सीएम जो एमपी के बाहर जन्मे, मध्य प्रदेश के बाहर जिनका जन्म हुआ। और कहां पर हुआ, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश उन्नाव में हुआ। और इनका मैंने उपनाम आप सभी को बताया, राजनीति के चाणक्य के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है इन्हें, राजनीति का चाणक्य, चाणक्य इन पॉलिटिक्स, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। केवल 19 साल के थे पहली बार, तभी जेल चले गए। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, संविधान सभा के भी ये सदस्य बनाए गए थे, मेंबर बनाए गए थे। तो मात्र 19 इयर्स में, 19 साल की उम्र में जेल गए, ठीक है, संविधान सभा के मेंबर बनाए गए, संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। मध्य प्रदेश के सीएम तो थे ही, आपने देखा 1963 से लेकर 1967 तक मध्य प्रदेश के ये सीएम थे। इसके साथ साथ इनकी कुछ रचनाएं बड़ी फेमस हैं, जैसे याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी एक रचना है काफी ज्यादा फेमस है, ये नाम है कृष्णायन। इनकी एक रचना है जिसका नाम है कृष्णायन, बहुत ही ज्यादा फेमस है और कह सकते हैं कि बहुत अच्छे ये एक रचनाकार भी थे। इसके अलावा द सर्च फॉर लंका, ये सब याद कर लीजिएगा, द सर्च फॉर लंका, द सर्च फॉर लंका भी इन्होंने ही लिखी थी, यानी आपके डीपी मिश्रा जी ने ही लिखी थी द सर्च फॉर लंका। इसके अलावा इंडियाज मार्च टू फ्रीडम, इंडियाज मार्च टू फ्रीडम, फ्रीडम किसकी रचना है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी की रचना है। साथ ही साथ इनका एक बड़ा ही फेमस पत्र है, समाचार पत्र है इनका, बड़ा फेमस है, लोकमत के नाम से उसे जाना जाता है, उसका भी संपादन इन्होंने ही किया था। तो एक समाचार पत्र है जिसका नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, समाचार पत्र का नाम है लोकमत, लोकमत बहुत ज्यादा फेमस है ये, और किसका है, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी का है। और थोड़ा सा मैसी सा दिख रहा होगा लेकिन काफी सारी इंफॉर्मेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की बात करें तो राजनीति में, पॉलिटिक्स में आपको पता ही है कि काफी ज्यादा फेमस पर्सनालिटी के रूप में ये जाने जाते हैं। इनका एक बार कह सकते मन मुटाव हो गया था, आप जानते होंगे सिंधिया घराने की राजमाता विजयाराजे सिंधिया थी, है ना, वो भी पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिव रही हैं। तो एक बार जो है इन्होंने आपके असेंबली में ही जो राजा रजवाड़े थे, है ना, जो रियासतें थी उनको लेकर के कुछ इन्होंने गलत कह दिया था। और तब से जो विजयाराजे सिंधिया थी वो इन पर
कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुस्सा थी और इनसे कहीं ना कहीं बदला भी लेना चाहती थी और बदले के भाव से ये कुछ ना कुछ करती रहती थी। फिर एंट्री होती है गोविंद नारायण सिंह जी की। गोविंद नारायण सिंह बड़े फेमस एक कैरेक्टर बनकर आते हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में या मध्य प्रदेश के सीएम की इस लिस्ट में। गोविंद नारायण सिंह विंध्य प्रदेश से आते हैं और आपने अवधेश प्रताप सिंह जी का नाम सुना होगा। अवधेश प्रताप सिंह जी जो विंध्य प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री भी थे और अवधेश प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय भी है रीवा जिले में, है ना। उनके ही ये बेटे थे गोविंद नारायण सिंह। सतना जिले में रामपुर बघेलान में इनका जन्म हुआ था। क्योंकि इनके जो पिता थे वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, तो पहले इनका जो रुझान आया वो आया कि हमें ऑफिसर बनना है। इन्होंने तैयारी स्टार्ट करी और आईएएस का एग्जाम क्लियर किया और आईएएस बन गए। लेकिन उस फील्ड में ना जा करके इन्होंने भी अपने पिताजी की ही तरह, अपने फादर की ही तरह पॉलिटिक्स अपनाई और पॉलिटिक्स अपना करके इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन लड़ करके और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश के सीएम भी बन जाते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, इनका भी कुछ आपके पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी से छोटा सा एक डिस्प्यूट हो जाता है। यहाँ पर मैं स्टोरी बताने लग जाऊंगी तो फिर सीएम में ही हमारे 4-5 घंटे चले जाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हालांकि कभी मौका मिले तो सुनिएगा। तो गोविंद नारायण सिंह जी का भी डिस्प्यूट हो जाता है द्वारका प्रसाद मिश्र से। तो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। द्वारका प्रसाद मिश्र से विजय राजे सिंधिया जी का भी डिस्प्यूट हो गया, इनका भी डिस्प्यूट हो गया। विजय राजे सिंधिया ने इन्हें अपने खेमे में ले लिया और इनसे कहा कि भाई जितने विधायक है मैक्सिमम विधायक को लेकर आओ, तोड़ कर लाओ, क्योंकि कांग्रेस से अलग उनको एक दल का गठन करना था जिसे बाद में संवित सरकार कहा गया। संवित सरकार बहुत ही ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो गोविंद नारायण सिंह ऐसा ही करते हैं, विधायकों को तोड़ते हैं और तोड़ते क्या, जबरन मतलब बंदूक की नोक पर कहीं ना कहीं विधायकों को तोड़ा जाता है। बस में बंद करके उनको ले जाया जाता है, दिल्ली ले जाते हैं। फिर विजय राजे सिंधिया के जयविलास पैलेस में उनको बंद कर दिया जाता है। फिर भोपाल लेकर आते हैं तो राजभवन में उन्हें बंद कर दिया जाता है। और फिर जब अगले दिन विधानसभा लगती है तो विपक्ष के तौर पर वो जो विधायक है वो वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और संवित सरकार का गठन करते हैं, ठीक है। अब गोविंद नारायण सिंह जी को वहीं पर क्या बना दिया जाता है, सीएम बना दिया जाता है। यानी कि आपके पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के बाद जो अगले सीएम बनते हैं वो गोविंद नारायण सिंह। हालांकि गोविंद नारायण सिंह जी ने भी बाद में कांग्रेस फिर से ज्वाइन कर ली थी, पहले तो कांग्रेस ही थे, फिर छोड़ करके इन्होंने संवित सरकार में अपने को मिला लिया था और फिर ये सीएम बन गए थे। जब इन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया है उसके बाद फिर से इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी और आगे भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे पहले सीएम का नाम बताइए जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। तो अभी तक कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन गोविंद नारायण सिंह, मैंने आपको इसीलिए कहानी बता दी ताकि आप कभी भूलो ना। गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे जो कि गैर कांग्रेसी थे, संवित सरकार से आए थे, विजय राजे सिंधिया के साथ उनके खेमे में ये शामिल थे। तो 1967 से लेकर ज्यादा लंबे टाइम तक ये नहीं रहे थे। 1967 से लेकर 1968 तक ये सीएम रहे थे। और रीजन ये था कि जब ये सीएम बना दिए जाते हैं तो कोई भी अगर निर्णय है ना, तो निर्णय विजय राजे सिंधिया के एक बड़े करीबी हुआ करते थे, बिना उनसे पूछे ये निर्णय ले नहीं सकते थे। और एक दो बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने कुछ निर्णय ले लिए हैं, है ना, तो उनसे परमिशन नहीं ली, तो उन्होंने फिर इनको फोन करके और पत्र के माध्यम से इनको बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ये काफी ज्यादा प्रेशर में आ गए थे, बहुत ज्यादा दबाव महसूस करने लग गए थे। इसी वजह से फिर इन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर वापस से कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। तो ये थे गोविंद नारायण सिंह। 1967 से लेकर 68 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं और ये किसके बेटे थे, तो याद रखिएगा अवधेश प्रताप सिंह जी के पुत्र थे। अवधेश प्रताप सिंह के बेटे थे। जन्म होता है इनका विंध्य प्रदेश में, जन्म हुआ था इनका रामपुर बघेलान में। रामपुर बघेलान में सतना जिले में है ये। सतना जिले में रामपुर बघेलान में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह जी के पुत्र थे। लोक सेवक दल बनाते हैं, साथ ही साथ संवित सरकार का गठन भी करते हैं। लोक सेवक कांग्रेस से अलग होकर, हाँ, लोक सेवक दल बनाते हैं, संवित सरकार का गठन करते हैं।
संविधान सरकार का गठन करते हैं। और आप यहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, नोट डाउन कर लीजिए, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। या यूं आप ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं थे। सदन के नेता नहीं थे, समझ जाना आप, सदन के नेता नहीं थे। और अगली एक चीज कि मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो कि एक आईएएस अधिकारी थे, आईएएस ऑफिसर थे, तो यही थे, गोविंद नारायण सिंह जी ही थे, आईएएस ऑफिसर थे। और जब इन्होंने रिजाइन कर दिया, कांग्रेस वापस से ज्वाइन कर ली, तो बाद में इन्हें राज्यपाल भी बनाया गया था बिहार का, बिहार के राज्यपाल भी बने थे, बिहार के गवर्नर भी बनते हैं, बिहार के ये क्या बनते हैं, राज्यपाल भी बनते हैं। तो इतनी चीजें आपको गोविंद नारायण सिंह जी के बारे में याद रखनी है। अब 1967 से लेकर 68 याद हो गए। सबसे पहले कौन आए, पंडित रविशंकर शुक्ल, फिर कौन आए, भगवंत राव मंडलोई, फिर कैलाश नाथ काटजू, फिर से भगवंत राव मंडलोई, फिर 63 में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, 1967 तक रहे। 1967 में फिर आते हैं गोविंद नारायण सिंह जो कि 1968 तक रहते हैं। और अगले जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, है ना, व्यक्ति के तौर पर देखा जाए तो छठे जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम था राजा नरेश चंद्र सिंह। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पांचवे हो गए, छठे, ये छठे हो गए, ये सातवें हो गए और ये आठवें हो गए। तो छठे कौन है, राजा नरेश चंद्र सिंह। और इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि मुख्यमंत्री बनते हैं लेकिन कुछ कारणों से एक दिन बाद ही ये इस्तीफा दे देते हैं, केवल एक दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम व्यक्ति के तौर पर देखें तो एक व्यक्ति के तौर पर सबसे कम कार्यकाल राजा नरेश चंद्र सिंह जी का है। बाकी आपका अर्जुन सिंह जी भी काफी कम समय के लिए बने थे लेकिन वो 3 बार रहे थे, तो उनका जो दूसरा कार्यकाल था उस दूसरे कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ एक दिन का जो है मुख्यमंत्री का पद संभाला था, लेकिन 3 बार रहे थे, है ना। लेकिन पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो राजा नरेश चंद्र सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मात्र एक बार बनते हैं और सिर्फ एक दिन के लिए मध्य प्रदेश के सीएम बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि एक दिन के लिए बने थे तो इनका कार्यकाल याद रखिएगा 13 से 14 सितंबर। ठीक है, 13-14 सितंबर, सिर्फ और सिर्फ माफ कीजिएगा 13 दिन के लिए, एक दिन के लिए नहीं, 13 दिन के लिए। अर्जुन सिंह जी एक दिन के लिए थे, उनका जब दूसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है सिर्फ एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ वर्षों के बाद उनका तीसरा कार्यकाल स्टार्ट होता है। लेकिन राजा नरेश चंद्र सिंह जी जो है ये 13 दिन के लिए, एक दिन के लिए नहीं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, मेरे दिमाग में अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल चल रहा था, तो ये 13 दिन के लिए बनाए जाते हैं। 13 सितंबर 1968, गोविंद नारायण सिंह जी के जस्ट बाद 13 सितंबर 1968, माफ कीजिएगा 69 होगा। ठीक है, 1969 से लेकर के 13 दिन काउंट कर लीजिए, लगभग 25 आ रहा है ना, 25 सितंबर 1969 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं राजा नरेश चंद्र सिंह, है ना। तो पहली चीज, एक व्यक्ति के तौर पर सबसे कम कार्यकाल इनका था 13 दिन था, एक दिन नहीं था, एक दिन अर्जुन सिंह जी का था, है ना, इनका 13 दिन था। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसे मध्य प्रदेश के सीएम थे जो कि आदिवासी थे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी नेता भी थे, मध्य प्रदेश के प्रथम पहले आदिवासी नेता। ठीक है, मात्र 13 दिनों के लिए ये सीएम रहते हैं, मात्र 13 दिनों के लिए सीएम रहते हैं। फिर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर उस टाइम पर बहुत ज्यादा बुराइयां
घर कर गई थी, बहुत सारे अनैतिक कार्य हो रहे थे और उन कार्यों के चलते ये देख नहीं पाए उन चीजों को और इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और केवल इस्तीफा ही नहीं दिया, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि लंबे टाइम तक ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, लेकिन जैसे इन्होंने एमपी के सीएम के पद से इस्तीफा दिया, रिजाइन किया, उसके बाद से इन्होंने हमेशा के लिए पॉलिटिक्स छोड़ दी। हालांकि इनको 5 बेटियां थी, 5 में से 3 बेटियां पॉलिटिक्स में ही हैं और इनके जो बेटे हैं वो भी पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा के लिए पॉलिटिक्स त्याग दी थी। ठीक है, तो पहले आदिवासी नेता थे जिन्होंने 13 दिनों तक जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभाला था। और आप ये भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि व्यक्ति के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल, एक व्यक्ति के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था, राजा नरेश चंद्र सिंह जी का। और ये आते हैं आपके छत्तीसगढ़ वाले। अभी तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया है, लेकिन उस टाइम मध्य प्रदेश, बहुत सारी रियासतें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही था। तो ये आते हैं, छत्तीसगढ़ में एक रियासत हुआ करती थी, सारंगगढ़ रियासत हुआ करती थी, वहां से ये आते हैं। तो सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ रियासत के नेता थे ये। ठीक है, और फिर इन्होंने 13 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया, आपने देखा ही। और जब इन्होंने इस्तीफा दिया तो जो मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे पंडित रविशंकर शुक्ल के बेटे मध्य प्रदेश के अगले सीएम बनाए जाते हैं। और ये हैं उनके बेटे जिनका नाम है श्यामा चरण शुक्ल। पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे पुत्र और पिता की जोड़ी का नाम बताओ, है ना, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम बने। तो पंडित रविशंकर शुक्ल और उनके बेटे श्यामा चरण शुक्ल। तो श्यामा चरण शुक्ल भी 1969 में राजा नरेश चंद्र जी के बाद सीएम बनते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मध्य प्रदेश में 3 बार सीएम बनाए जाते हैं, 3 बार ये मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं। तो सबसे पहली बार कब बने, 1969 में बने और 1972 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहे, 1969 से 1972 तक। अभी तक आपने देखा कि कोई भी ऐसा सीएम नहीं था जिन्होंने 3 बार सीएम का पदभार ग्रहण किया हो। 2 बार तो किया भगवंतराव मंडलोई ने, लेकिन 3 बार किसी ने भी नहीं किया। मध्य प्रदेश के पहले ऐसे सीएम जो कि 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, श्यामा चरण शुक्ल। पहली बार 1969 से 72 तक रहे, दूसरी बार 1975 से लेकर के 1977 में मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है पहली बार। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो श्यामा चरण शुक्ल जी के ही टाइम पर लगा था, 1977 में। ठीक है, तो 1977 तक रहते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और तीसरी बार ये सीएम बनते हैं 1989 में और 1990 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। तो पहला फैक्ट तो आप यही नोट डाउन कर लीजिए कि मध्य प्रदेश के ऐसे पहले सीएम जो कि 3 बार मध्य प्रदेश के सीएम बने, 3 बार मध्य प्रदेश के सीएम बने। ठीक है, दूसरी चीज ये पंडित रविशंकर शुक्ल के बेटे थे, पंडित रविशंकर शुक्ल के क्या थे, पुत्र थे, पंडित रविशंकर शुक्ल के बेटे थे। और यहीं पर आप चाहें तो आगे ऐड कर सकते हैं कि ऐसी पहली पिता और पुत्र की जोड़ी जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल के बेटे पहले ऐसे सीएम जो कि 3 बार सीएम बने मध्य प्रदेश के, है ना। और अगली चीज, मध्य प्रदेश में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा, प्रेसिडेंट रूल लगा, वो इनके ही टाइम पर लगा। प्रथम राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है अब तक। राष्ट्रपति शासन इनके
इनके काल में। और तो और जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी थी 1975 के आसपास, तब भी मध्य प्रदेश के सीएम पंडित आपके श्यामाचरण शुक्ल ही थे। तो केवल और केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं, बल्कि जब आपातकाल चल रहा था तो आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान भी मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री थे वो श्यामाचरण शुक्ल जी ही थे, है ना। तो ये 3-4 फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना इनके अंदर, तो याद रखिएगा। तो 1969 से 72, 75 से 77, 1989 से लेकर के 1990, यानी कि इनके बीच बीच में भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बने होंगे। यानी पहला कार्यकाल जब इनका पूरा होता है 1969 से 1972, तो 1972 में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम था प्रकाश चंद्र सेठी, है ना। फिर 1977 के बाद भी बने होंगे, तो याद रखिएगा, ठीक है। 3 बार ये बने थे। तो पहली बार जब इनका कार्यकाल पूरा हुआ 1972 में, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनाए गए उनका नाम था प्रकाश चंद्र सेठी। आपके सामने स्क्रीन पर उनकी इमेज भी दी गई है। तो प्रकाश चंद्र सेठी जो है ये 2 बार बनते हैं, याद रखिएगा, ये भी 2 बार बनते हैं। 1972 में कुछ समय के लिए ये बनते हैं, उसके बाद फिर से 1972 में ये मध्य प्रदेश के सीएम बनाए जाते हैं, और 1975 तक मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं। यानी कि बीच में जो ब्रेक हुआ है ना, जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये श्यामाचरण शुक्ल जी का कार्यकाल 1972 एंड 1975 में वापस से स्टार्ट हो रहा है। तो 1972 में प्रकाश चंद्र सेठी जो कि 1975 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं, और 1975 में वापस से श्यामाचरण शुक्ल मध्य प्रदेश के सीएम बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश चंद्र सेठी जी के विषय में पढ़ लेते हैं। पहली चीज तो हमें ये पढ़ना है कि भाई ये 2 बार सीएम बने थे, ये तो हमें पता है। 2 बार सीएम बने थे, हमें ये तो पता है ना। आपने यहां पर देख लिया। 3 फैक्ट आपको पढ़ना है। 2 बार सीएम बने, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, 1975 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी उस समय मध्य प्रदेश में सीएम प्रकाश चंद्र सेठी ही थे। देखिए ध्यान से, 1975 में पहले प्रकाश चंद्र सेठी और उसके बाद श्यामाचरण शुक्ल आए। तो यहाँ पर आपातकाल के दौरान यहाँ पर भी आपने लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही थे, इनके पहले जो थे तभी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। तो प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश के ऐसे सीएम हैं जिनके टाइम पर पहली बार इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। तो पहली बार आपातकाल के दौरान इमरजेंसी मध्य प्रदेश के सीएम यही थे। और जो तीसरा फैक्ट और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, आप सभी लोगों ने अगर नाम सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना है तो हम आगे पढ़ेंगे। राज्य योजना मंडल का, जैसे योजना मंडल उसके जगह पर अब नीति आयोग आ गया है, लेकिन जो योजना मंडल था, प्लानिंग कमीशन था, उसी के तरह ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था। स्टेट प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था 1972 में ही। और जो स्टेट प्लानिंग कमीशन अभी भी काम कर रहा है, नाम चेंज हो गया है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो मध्य प्रदेश के सीएम ही होते हैं। यानी उस टाइम पर जो सीएम होगा वही उस प्लानिंग कमीशन का क्या मान लिया जाएगा, उसका चेयरमैन मान लिया जाएगा। तो जब प्लानिंग कमीशन बना था मध्य प्रदेश का, उस टाइम पर मध्य प्रदेश के सीएम प्रकाश चंद्र सेठी थे, और यही प्रकाश चंद्र सेठी राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष माने जाते हैं। तो याद रखिएगा, राज्य योजना मंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी, ठीक है। फिर देखो 1975 में इनका कार्यकाल खत्म होता है ना। इनका कार्यकाल खत्म होगा तो कौन आएंगे? श्यामाचरण शुक्ल आएंगे। और श्यामाचरण शुक्ल 1975 से लेकर के 1977 तक रहेंगे। और 1977 में मध्य प्रदेश में पहली बार लगता है राष्ट्रपति शासन, क्या लगता है? प्रेसिडेंट रूल लगता है। लास्ट में अगर याद आया तो हम उसे भी नोट डाउन करेंगे कि अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 1977
1977 में लगा, उसके बाद 1980 में लगा, उसके बाद 1992 में लगा। तो पहली बार 1977 में जब लगा था उस टाइम पर कौन थे? श्यामा चरण शुक्ल थे। 1977 में जब इनका कार्यकाल खत्म होता है, दूसरा कार्यकाल, तो जो अगले सीएम बनाए जाते हैं उनका नाम है कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी 1977 से 78 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। ये रहा जो इमेज है ना आपके सामने, ये कैलाश चंद्र जोशी जी का ही है। 1977 से 1978 तक ये मध्य प्रदेश के क्या रहते हैं? सीएम रहते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को। उसी तरह से राजनीति का संत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैलाश चंद्र जोशी को, राजनीति का संत। राजनीति का संत कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म हुआ था देवास से, ये देवास से संबंधित है, देवास जिले से। राजनीति का संत कहा जाता है कैलाश चंद्र जोशी को। और राष्ट्रपति शासन, है ना, राष्ट्रपति शासन लगा 1977 में। तो जब राष्ट्रपति शासन खत्म होता है उसके बाद कैलाश चंद्र जोशी ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। 1977 के प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन के बाद यही मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं। ठीक है, तो 1978 तक ये रहे थे, याद रखिएगा। फिर याद कीजिए, जब हमने प्रकाश चंद्र सेठी और उसके पहले श्यामाचरण शुक्ल जी के विषय में देखा तो तीसरा कार्यकाल 1989 में स्टार्ट हुआ। यानी इनके बाद आते हैं आपके जोशी जी, और जोशी जी के बाद भी बहुत से सीएम बनते हैं मध्य प्रदेश में। फिर 1989 में इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है। तो जो आपका कैलाश चंद्र जोशी थे, है ना, इनके बाद जो अगले सीएम बनाए जाते हैं उनका नाम है वीरेंद्र कुमार सकलेचा। याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार सकलेचा। बस 1 मिनट का टाइम देंगे मुझे। हाँ, तो चलिए, वीरेंद्र कुमार सकलेचा अगले सीएम बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश के। और इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 1978 में आते हैं और 1980 तक, 1978 से लेकर 1980 तक मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। ये रहे हमारे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। 1978 से 1980 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कहां पर? मंदसौर में। इनका जन्म हुआ मंदसौर में, और ये भी पेशे से वकील थे। वीरेंद्र कुमार सकलेचा भी पेशे से क्या थे? ये भी पेशे से एक वकील थे। और भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, जिसकी वजह से 1980 में इन्होंने अपना रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। 1980 में भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा दे दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा इनके टाइम पर। और इस्तीफा तो दिया ही दिया, साथ ही साथ इन्होंने मध्य देशीय जनता पार्टी का भी गठन किया था। मध्य देशीय जनता पार्टी का
गठन किसने किया था? वीरेंद्र कुमार सकलेचा ने किया था। और वीरेंद्र कुमार सकलेचा 1980 में इन्होंने इस्तीफा दिया और 1980 में जो मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए उनका नाम था सुंदरलाल पटवा। बड़े फेमस लीडर थे, ये भी बड़े फेमस पॉलिटिशियन थे। 1980 में मध्य प्रदेश के सीएम बनते हैं। 2 बार मध्य प्रदेश के सीएम बनाए जाते हैं, पहली बार 1980 में बनते हैं और दूसरी बार ये 1990 में, यानी 10 साल बाद बनाए जाते हैं और 1992 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम बने रहते हैं। ठीक है, देखिएगा 1980 में पहली बार बनते हैं, 1990 में दूसरी बार बनाए जाते हैं, जो कि 1992 तक रहते हैं। और याद रखिएगा, जब दूसरी बार हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन लगा, पहली बार 1977 में लगा, मैंने आपको बताया उस टाइम पर जो सीएम थे उनका नाम था श्यामा चरण शुक्ल। दूसरी बार लगा था 1980 में, और जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा उस समय मध्य प्रदेश के सीएम सुंदरलाल पटवा थे। नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन कब? 1980। इनफैक्ट तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 1992 में लगा था और उस दौरान भी यही थे सीएम मध्य प्रदेश के। तो राष्ट्रपति शासन 1980 और 1992, पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा श्यामा चरण शुक्ल, दूसरी बार जब लगा तो सुंदरलाल पटवा, और तीसरी बार भी जब लगा तो सुंदरलाल पटवा ही मध्य प्रदेश के सीएम थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो राष्ट्रपति शासन के दौरान यही मध्य प्रदेश के क्या थे? सीएम थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, वो रहे सुंदरलाल पटवा जी। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। नीमच में इनका जन्म हुआ था। नीमच में इनका जन्म हुआ था और 1992 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था और उस विध्वंस के टाइम पर भी मध्य प्रदेश के सीएम सुंदरलाल पटवा ही थे और बाद में फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय यही मध्य प्रदेश के क्या थे? सीएम थे। तो पहली बार 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा, कौन थे? श्यामा चरण शुक्ल। दूसरी बार 1980 सुंदरलाल पटवा। तीसरी बार 1980 कौन थे? 1992 सुंदरलाल पटवा। ठीक है, तो पहली बार 1980 में बने, फिर 10 साल का डिफरेंस, 10 साल बाद फिर मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए थे। यानी इस बीच में देखो अब कौन कौन आए 1980 में, अब कौन आएगा? सुंदरलाल पटवा के बाद। तो भाई सुंदरलाल पटवा के बाद अब आएंगे सीधी चुरहट से अर्जुन सिंह। ठीक है, तो 1980 में अब आएंगे कौन? अर्जुन सिंह। आपके सामने स्क्रीन पर वो रही इमेज अर्जुन सिंह जी की। तो अर्जुन सिंह आएंगे 1980 में और जब पहली बार आएंगे तो 1985 तक ये रहेंगे, 1985 तक रहेंगे। 1984 में भोपाल गैस कांड होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं है ना उसमें ये फंस जाते हैं और 1985 में वापस से ये एक बार सीएम बनाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बनते हैं, है ना। कब बनते हैं? 11 मार्च को बनते हैं, 12 मार्च तक रहते हैं। 1985 में ही दूसरी बार बनते हैं, है ना। और फिर ये तीसरी बार फिर से सीएम बनाए जाते हैं और कब बनते हैं तीसरी बार ये सीएम? तो 1988 में बनते हैं। 1988 से लेकर के 89 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। फिर उसके बाद ये आपके पंजाब के राज्यपाल बना दिए जाते हैं, साथ ही ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल किए जाते हैं। तो बात कर लेते हैं अब अर्जुन सिंह जी की। ये आते हैं सीधी जिले से, है ना। जन्म हुआ था इनका सीधी में। सीधी में चुरहट एक जगह है, चुरहट सीधी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनके बेटे हैं जिनका नाम है अजय सिंह राहुल। अजय सिंह राहुल भी इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पर बड़े फेमस एक पॉलिटिशियन है। कभी नेता प्रतिपक्ष के पद पर इन्होंने
अपना जो है यहाँ पर सेवाएं दी हैं और कभी राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। ठीक है, तो बड़े फेमस एक लीडर हैं। अर्जुन सिंह जी की बात की जाए तो इनका जन्म होता है चुरहट के अंदर, चुरहट में इनका जन्म हुआ। कार्यकाल में देखा जाए तो सबसे कम कार्यकाल इनका था। कैसे था? व्यक्ति के तौर पर आपने देखा राजा नरेश चंद्र सिंह जी केवल 13 दिन के लिए सीएम बनते हैं, लेकिन अर्जुन सिंह जी का कार्यकाल में देखा जाए, वैसे तो व्यक्ति के तौर पर ये 3 बार बने थे, लेकिन कार्यकाल के मामले में देखा जाए तो दूसरा जो कार्यकाल था इनका सबसे छोटा था, सिर्फ 1 दिन का। और अभी तक 1 दिन के लिए इनके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो कार्यकाल में सबसे छोटा कार्यकाल के तौर पर सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था। सिर्फ और सिर्फ 1 दिन तक इन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी। ठीक है, उसके बाद 5 बार ये केंद्रीय मंत्री बनाए गए। राजीव गांधी के बड़े खास थे। 5 बार केंद्रीय मंत्री बने और इनके कार्यकाल में सबसे एक इंपॉर्टेंट जो घटना है वो आप मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके दिसंबर 1984 में हुआ भोपाल गैस कांड। भोपाल गैस कांड जिसमें अचानक से रात में एक गैस MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो जाता है और भोपाल की काफी सारी जनता मारी जाती है, दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है और जो कुछ बचे भी हुए थे वो अपंग हो जाते हैं और आज भी वो विकलांगता का शिकार हुए बैठे हैं, यानी उनकी जो जनरेशन है ना उसमें भी वो लक्षण दिखाई देते हैं। तो 1984 में अर्जुन सिंह जी ही थे यहाँ पर मुख्यमंत्री जब भोपाल में ये कांड हुआ था। तो 1984 दिसंबर 1984 भोपाल गैस कांड इन्हीं के समय हुआ। ठीक है, फिर चुरहट लॉटरी कांड एक हुआ था जिसकी वजह से फिर ये मुख्यमंत्री के पद से हटा के इन्हें दिल्ली बुला लिया गया था और फिर थोड़े टाइम के बाद बिहार का राज्यपाल इन्हें बना दिया गया था क्योंकि राजीव गांधी के बहुत करीबी थे। तो ये बिहार के राज्यपाल भी बने थे। कौन? अर्जुन सिंह। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है अर्जुन सिंह जी के बारे में। फिर अर्जुन सिंह जी के बाद 1985 में इनका पहला कार्यकाल खत्म हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा कार्यकाल, उसके बाद जो अगले आपके सीएम आए हैं उनका नाम था मोतीलाल वोरा। 1985 में मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के सीएम बनाए जाते हैं। कब? 1985 में, और 1988 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। 1985 से 1988 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं और वापस से दूसरी बार मध्य प्रदेश के सीएम बनाए जाते हैं ये 1989 में। इनके वापस बाद अर्जुन सिंह जी के बाद में ये फिर से सीएम बनाए जाते हैं, यानी मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश में 2 बार ये क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। पेशे से ये एक रिपोर्टर थे, पेशे से ये एक पत्रकार थे, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी बनाए गए थे। पेशे से क्या थे? एक पत्रकार थे और उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी बनाए गए थे, है ना। फिर आपका 88 में फिर उसके बाद बना दिए जाते हैं अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जी के बाद फिर से आते हैं मोतीलाल वोरा, है ना। मोतीलाल वोरा के बाद 1989 में याद कीजिए, 1989 में हमने पढ़ा था कि एक बार फिर से कौन बनते हैं मध्य प्रदेश के सीएम? कहां गए? ये रहे श्यामा चरण शुक्ल। तो 1989 में कौन बनते हैं मध्य प्रदेश के सीएम? श्यामा चरण शुक्ल फिर से आते, इसीलिए मैंने कहा कि जो क्रम है वो आप एक लिस्ट बना करके लिख लेंगे। तो 19 मोतीलाल वोरा, 1989 में श्यामा चरण शुक्ल बनते हैं जो कि 1990 तक रहते हैं मध्य प्रदेश के सीएम। ठीक है, फिर 1990 में सुंदरलाल पटवा बनते हैं और 1992 तक रहते हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस होता है और उसके बाद राष्ट्रपति शासन
शासन लगा दिया जाता है। और 1992 के बाद में 1993 में जो अगले सीएम बनते हैं उनका नाम था दिग्गी राजा, उनका नाम था दिग्विजय सिंह। ठीक है, तो 1993 से लेकर के 1993 में दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सीएम बनाए जाते हैं और 2003 तक ये मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं, है ना। इन्हें प्यार से कहा जाता था दिग्गी राजा। इन्हें प्यार से क्या कहा जाता था? इन्हें प्यार से कहा जाता था दिग्गी राजा। 1993 में इनका कार्यकाल क्या होता है? स्टार्ट होता है। इनके कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। पहली चीज तो ये एक रियासत से बिलोंग करते थे, है ना। ये कहां से आते हैं? राघवगढ़ रियासत से आते हैं। राघवगढ़ रियासत से इनका संबंध है। पहला फैक्ट तो ये याद। दूसरा, दिग्गी राजा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तीसरा, सबसे लंबा कार्यकाल अब तक इन्हीं का था। सबसे लंबे कार्यकाल वाले जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वो दिग्गी राजा ही थे। लेकिन अभी ये फैक्ट आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल हो चुका है मामा जी का, यानी कि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। ठीक है, तो राघवगढ़ रियासत से संबंधित थे, पहले सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम थे, लेकिन अभी वो फैक्ट इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि अब, है ना, अब वो फैक्ट नहीं है। इसके अलावा जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है वर्ष 2000 में, उस समय भी मध्य प्रदेश के सीएम यही थे। नोट डाउन कर लीजिए। 2000 में छत्तीसगढ़ पृथक होने पर मध्य प्रदेश के सीएम यही थे। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं। और इसके अलावा आप सभी लोग जानते होंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। नहीं जानते तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था कायम की गई है, लेकिन पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। और 1992 में अमेंडमेंट के तहत हमने भारत के अंदर पंचायती राज को हमने संवैधानिक दर्जा दिया। भाग 9 का आर्टिकल 243 बहुत फेमस आर्टिकल है। अनुसूची आपकी जो है 2 जोड़ी गई थी इसके अंदर, है ना, पंचायती राज से रिलेटेड। और उसमें एक आर्टिकल था जिसमें कहा गया था कि भाई हर एक राज्य अपने राज्य में 1 साल के अंदर अंदर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे, यानी कि उसे अपने राज्य में लागू करे, है ना। और उसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए हमारा मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना था जिसने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था कायम की थी। और कब की थी? ये हुई थी दिग्विजय सिंह जी के ही टाइम पर। यानी कि ये भारत के, केवल मध्य प्रदेश के नहीं बल्कि भारत के पहले ऐसे सीएम थे जिन्होंने संवैधानिक पंचायती राज लागू किया था 1994 में। तो नोट कीजिए कि भारत के पहले सीएम जिन्होंने संवैधानिक पंचायती राज लागू किया, व्यवस्था लागू की 1994 में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा फैक्ट, दिग्विजय सिंह के ही टाइम पर मध्य प्रदेश भारत का ऐसा पहला या ये पहले ऐसे सीएम बने जिन्होंने राज्य का मानव विकास प्रतिवेदन, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट जो प्रतिवेदन है वो जारी किया था। ठीक है, भारत के पहले सीएम जिन्होंने मध्य प्रदेश का मानव विकास प्रतिवेदन जारी किया। तो इतने फैक्ट आपको दिग्गी राजा के अंदर पढ़ने हैं। 2003 तक दिग्गी राजा रहते हैं और फिर 2003 में आती है मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम जिनका नाम था उमा भारती। ठीक है,
हालांकि ज्यादा दिनों तक ये नहीं रहती हैं। तो 2003 और फिर 2004 में आती है ऐसे तो 2004 में आती है मध्य प्रदेश में उमा भारती। ठीक है, 3 में ही आती है, 3 में 2003 में आती है, 2004 तक रहती है उमा भारती। और सबसे पहला फैक्ट कि मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम, मध्य प्रदेश की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी? आपकी सुश्री उमा भारती। इसके अलावा जन्म होता है इनका लोधी परिवार में, टीकमगढ़ जिले में जन्म हुआ है इनका, टीकमगढ़ जिले में लोधी परिवार में, लोधी परिवार में इनका जन्म हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर पंचजा अभियान लाने वाली, जल जंगल जमीन है ना, इससे जुड़ा हुआ एक अभियान है। तो पंचजा अभियान की शुरुआत करने वाली यही थी। अभियान इनके ही द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? उमा भारती जी के द्वारा। इसके अलावा इन्होंने मध्य प्रदेश जनशक्ति पार्टी का भी गठन किया था। मध्य प्रदेश जनशक्ति पार्टी का भी गठन किया था। और अंत में एक कांड हो गया था, उसे हुगली झंडा कांड के नाम से जाना जाता है ना। हुगली झंडा कांड की वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो हुगली झंडा कांड किससे जुड़ा हुआ है? उमा भारती जी से। तो हुगली झंडा कांड के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये हो गई सुश्री उमा भारती। उमा भारती के बाद जो अगले चीफ मिनिस्टर बनते हैं मध्य प्रदेश में 2004 में और 2005 तक रहते हैं, है ना। इनका नाम था बाबूलाल गौर। और बाबूलाल गौर को आपके कह सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर के नाम से जाना जाता था। 2019 में इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो बाबूलाल गौर को किस नाम से जानते हैं? तो बाबूलाल गौर को बुलडोजर के नाम से जानते हैं। बुलडोजर के नाम से इन्हें जाना जाता है, इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। और बस आपको ये याद रखना है कि भारतीय मजदूर संघ के ये संस्थापक सदस्य थे। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक सदस्य थे, है ना। और बाबूलाल गौर के बाद जो अगले सीएम बनते हैं वो थे मामा जी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान। तो 17वें सीएम व्यक्ति के तौर पर, ठीक है, 17वें सीएम जो हैं वो बनते हैं आपके शिवराज सिंह चौहान। और अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि किसी भी सीएम ने 4 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। ऐसे पहले मध्य प्रदेश के सीएम जो कि 4 बार, अब तक 4 बार मध्य प्रदेश के सीएम बन चुके हैं। पहली बार 2005 में मध्य प्रदेश के सीएम बने। ठीक है, 2005 में बने, 8 तक मध्य प्रदेश के सीएम बने रहे। 5 से लेकर के 8 तक मध्य प्रदेश के सीएम बने रहे। 2008 में इलेक्शन हुए, फिर से सीएम बने। और 2013 तक, 2013 में इलेक्शन हुए, फिर से सीएम बने 2018 तक। 2018 में इलेक्शन हुए और कांग्रेस पार्टी जीती और मुख्यमंत्री बनाए गए कमलनाथ जी। लेकिन कमलनाथ की सरकार गिरने के कारण 2020 में वापस से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। और अब तक फिलहाल इलेक्शन जब तक नहीं हुए तब तक मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ही है। तो पहला फैक्ट तो यही नोट डाउन कर लीजिए कि मध्य प्रदेश के ऐसे पहले सीएम जो कि 4 बार मध्य प्रदेश के सीएम बने। 4 बार क्या बने? मध्य प्रदेश के सीएम बने। बुधनी विधानसभा है इनकी, बुधनी है सीहोर में, वहीं से आते हैं ये। बुधनी सीहोर इनकी जो है विधानसभा है ना। इसके अलावा बीजेपी के ये राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं और अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आरएसएस से भी थे ये, बीजेपी के
महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव और अध्यक्ष भी रहे हैं। बाकी इनके टाइम की जो योजनाएं हैं वो सभी आप लोग पढ़ते ही हो। अब जैसे ट्रेंड में है लाडली बहना योजना, है ना, तो ये सभी इन्हीं के टाइम की है। फिर देखो यहाँ पर लास्ट जो अगले अपने मुख्यमंत्री हैं वो है कमलनाथ जी। कमलनाथ जी जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आते हैं। 2018 के इलेक्शन में इन्होंने जीत हासिल की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन यहाँ पर इनकी सरकार गिर गई थी। आप लोगों को शायद पता होगा कि कुछ विधायक दूसरे दल में चले गए थे, इस वजह से 2020 में इनकी सरकार गिर जाने की वजह से मुख्यमंत्री का पद वापस से किसे मिल गया, शिवराज सिंह चौहान को मिल गया। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कानपुर के अंदर। कहाँ हुआ इनका जन्म? इनका जन्म हुआ कानपुर में और इन्हें युवा तुर्क कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और छिंदवाड़ा से लगातार सांसद रहे हैं और अब तक का मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक बार सांसद बनने का रिकॉर्ड इनके ही पास है। ठीक है, तो छिंदवाड़ा से क्या रहे हैं, ये सांसद रहे हैं लगातार, कभी इनकी पत्नी तो कभी ये। छिंदवाड़ा से आते हैं, छिंदवाड़ा से लगातार सांसद बनने का रिकॉर्ड है इनके पास। ठीक है, तो ये इतने टोटल 18 जो पर्सनालिटीज हैं अब तक मध्य प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री काम कर चुके हैं। कोई 2 बार बना तो कोई 4 बार बना, ये अलग बात है, लेकिन अब तक टोटल 18 जो यहाँ पर लोग हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पर सुशोभित हो चुके हैं। अब कुछ फैक्ट है, फटाफट से हम उन्हें यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। जैसे एक फैक्ट है, मैंने आपको बोला था राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड, तो नोट डाउन करेंगे कि मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, 3 बार कब कब लगा? पहली बार लगा 1977 में, दूसरी बार लगा 1980 में और तीसरी बार लगा 1992 में। 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 1977 के टाइम पर श्यामाचरण शुक्ल सीएम थे, सुंदरलाल पटवा 1980, 1992 में भी सुंदरलाल पटवा, है ना। पहला फैक्ट तो आपका ये हो गया। दूसरा, लोकसभा में राज्य में सबसे ज्यादा बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो लोकसभा में राज्य से सर्वाधिक बार, और सर्वाधिक कितनी बार? लगभग 9 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? कमलनाथ जी के पास, कमलनाथ। लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करेंगे, है ना, अगर महिलाओं की बात करेंगे तो लोकसभा में भारत से, केवल मध्य प्रदेश से नहीं, लोकसभा में भारत से, लोकसभा में भारत से सर्वाधिक 9 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड किसके पास है? बताओ। ये है ताई के पास। ताई यानी कि सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन। ठीक है, सुमित्रा महाजन जी का नाम याद रखिएगा। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश की, इंदौर जिले से आती हैं। कहां से आती हैं ये? इंदौर जिले से आती हैं। और ये मध्य प्रदेश की ऐसी पर्सनालिटी है जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। पहली तो नहीं बोलूंगी, पहली तो मीरा कुमारी थी, मीरा कुमार, लेकिन दूसरी है ये। ठीक है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष भी बन चुकी हैं, लोकसभा स्पीकर बनने का इनके पास क्या है? रिकॉर्ड है।
ठीक है, तो ये रहे कुछ फैक्ट। तो यहाँ पर इस सेशन के अंदर जो आपकी कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है ना, जो वास्तविक कार्यपालिका है, उसके अंदर मुख्यमंत्री के टॉपिक को हमने शानदार तरीके से कंप्लीट किया। मैक्सिमम फैक्ट किसी भी मुख्यमंत्री के बारे में जितने हो सकते थे मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे ही बता दिए हैं, है ना। 1 बाय 1 जैसे हमने विधानसभा पढ़ा, विधानसभा स्पीकर पढ़े, राज्यपाल पढ़ा, मुख्यमंत्री पढ़ा, इसी तरह से एक एक करके हम सारी लिस्ट कंप्लीट करते चले जाएंगे। अभी बचा हुआ है, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, जैसे अभी हमें पढ़ने हैं जो आपके हाई कोर्ट के अंदर जितने भी चीफ जस्टिस हुए हैं, है ना, उनके नाम पढ़ने हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हुए हैं उनके नाम पढ़ने हैं, है ना। देख लेंगे सचिवों के नाम, जो मुख्य सचिव होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनके भी नाम पढ़ लेंगे। तो एक एक करके हम चीजों को कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।